हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस के चैप्टर 6 का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तो चैप्टर 6 के इस वीडियो में हमने पिछले वीडियो में ये सब देखिए, यहाँ पे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, इसको हमने देख लिया था कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम है बर्न करके किस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदलता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम पानी में घोल देते हैं तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में किस तरीके से बदल जाता है हमने देखा था। और ओवरऑल ये केमिकल रिएक्शन था, ये आपको बताया जा चुका था। तो यहाँ पे देखिए, जो हम नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमने पढ़ने के लिए कहे थे उसमें आपका ये एक्टिविटी 6.7 है, तो इसको हम यहाँ पे रीड करते हैं। इस एक्टिविटी 6.7 में आपको क्या कुछ दिया है इसको हम यहाँ पे रीड करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 6.7 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, इसको टीचर के द्वारा आपको दिखाया जाएगा, आपको इसको नहीं करना है। लेकिन चूँकि हम लोग क्लास में नहीं है तो हम इसको यहाँ पर सिर्फ रीड करते हैं। इसमें रीड करते हैं, डिसॉल्व अबाउट टी स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो आपको क्या करना है, 1 टीस्पून आपको कॉपर सल्फेट घोलना है इन अबाउट हाफ ऑफ ए कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास। तो किसी ग्लास में आप क्या करेंगे, आप 1 कप पानी लीजिएगा और उसमें लगभग 1 चम्मच भर करके उसमें कॉपर सल्फेट आपको डालना है। कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रॉल या नीला थोथा नाम से भी जानते हैं, आप इसको याद रखना। जो कॉपर सल्फेट होता है इसको ऐसे लिखते हैं CuSO4। इसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। इसमें कॉपर होता है, सल्फ़र होता है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल एटम्स इसमें होते हैं। तो जो कॉपर सल्फेट होता है इसको हम ब्लू विट्रॉल या नीला थोथा नाम से भी जानते हैं। तो इसको क्या करना है, 1 चम्मच लेकर के आपको 1 कप पानी के ग्लास में इसको घोल देना है। किसी टम्बलर में या बीकर में आप इसको घोल दीजिएगा। ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। आप इस सॉल्यूशन में कुछ जो है सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब होता है हल्का, जो घोल जो है ज़्यादा गाढ़ा ना हो, इस तरीके से आपको इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा आपको डाल देना है। आगे देखिए, यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। तो आप जो है एक ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं। आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट लेना है और इसको एक बेकर लेना है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें आप कॉपर सल्फेट को डाल देंगे। उसके बाद कुछ ड्रॉप्स आप इसमें क्या डालेंगे, जो आपका है सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो कॉपर सल्फेट है अच्छी तरीके से पानी में घुल जाएगा और घुलने के बाद में इस तरीके का एक नीला कलर आपको यहाँ पे देगा। तो ये आपको यहाँ पे करना है। आगे देखिए, इसमें दिया गया है सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और ए स्मॉल ग्लास बॉटल। तो ये जो आपका सैंपल है इसमें से थोड़ा सा आप क्या करेंगे, इसका जो ये हरा कलर का जो आपको सॉल्यूशन मिला है इसको थोड़ा सा निकाल के एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टोर कर लेंगे। इतना करके थोड़ा सा इसमें निकाल के आप क्या करेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे। किसी बॉटल में भी आप इसको रख सकते हैं। आगे देखिए, ड्रॉप ए नेल और यूज्ड शेविंग ब्लेड। अब इसमें आप क्या करेंगे, एक आप कील इसमें डाल देंगे। इसके अंदर आप चाहे तो एक कील डाल देंगे, या एक यूज्ड ब्लेड जो शेविंग ब्लेड होता है इसको आप इसके अंदर क्या करेंगे, डाल देंगे। इसके अंदर आपको डालना है, तो उसमें आपको ये चीज़ करना होगा। उसके बाद में क्या होगा, आगे देखिए, वेट फॉर हाफ एन आवर और सो। तो इसको आप आधे घंटे तक या इससे थोड़ा सा और ज़्यादा आप वेट करिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसके बाद आपको जो सॉल्यूशन है उसका कलर यहाँ पे देखना है। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन शेप्ड सेपरेटली। तो आपने जो सेपरेट करके रखा हुआ था सॉल्यूशन को, जो यहाँ से आपने निकाल के टेस्ट ट्यूब में रखा था थोड़ा सा, ये जो नीला वाला है, तो उससे आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, एक बार इसको हम फिर से बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बीकर में या किसी ग्लास में आप थोड़ा सा पानी लीजिएगा। उस पानी में आप थोड़ा सा कॉपर सल्फेट, आप यहाँ पे नीला थोथा जिसे कहते हैं या ब्लू विट्रॉल जिसे कहते हैं, उसको आप थोड़ा सा पाउडर उसका लेके इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद इसमें थोड़ा सा आप क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ बूंदें, 2-3 बूंदें इसमें डाल देंगे। और उसके बाद में डालने के बाद में इसमें से थोड़ा सा आप इसका जो सैंपल है इसको निकाल के किसी दूसरे टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा आप इकट्ठा कर लीजिएगा। और उसके बाद इसमें जो शेविंग ब्लेड है उसको इसमें आप डाल देंगे। और डालने के बाद आधे घंटे जब आप बाद देखेंगे तो आपको इस तरीके का एक नया सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जो इस तरीके का सॉल्यूशन है। तो आपने देखा आधे घंटे के पहले आपका जो सॉल्यूशन था इसका कलर इस तरीके था, क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा निकाल के टेस्ट ट्यूब में रखे थे। जब हम टेस्ट ट्यूब से कंपेयर करेंगे तो टेस्ट ट्यूब वाले जो सॉल्यूशन है उसका कलर ऐसा रहेगा, लेकिन इस बीकर का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर में हो जाएगा। तो पहले ये क्या था, आपका ये कलर पहले ग्रीन था, ब्लू था, लेकिन बाद में इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ऐसा यहाँ पे जो हमने ब्लड डाला इसके कारण हुआ। तो यहाँ पे होता क्या है, इसको हम आगे यहाँ पे रीड करते हैं क्या उसमें हैपन किया है। आगे देखिए, कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो ये जो कलर आपने देखा, जो ग्रीन से, जो आपका ब्लू से कलर किस में चेंज हुआ, ग्रीन में हो गया है। क्यों हो गया, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया है, जो कि एक न्यू सब्सटेंस था, अ न्यू सब्सटेंस। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल
इज कॉपर, जो ब्राउन डिपॉजिट है आयरन नील पर वो क्या होता है, कॉपर होता है। अनदर न्यू सब्सटेंस, जो कि क्या होता है, एक दूसरा नया सब्सटेंस होता है जो कॉपर है। वी कैन राइट द रिएक्शन एज, तो इस रिएक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कॉपर सल्फेट होता है वो आयरन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट बना लेता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर में होता है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर में होता है। लेकिन जो आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है, वो ग्रीन कलर में होता है। और कॉपर जो होता है नीचे यहाँ पे देखेंगे, बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, आधे घंटे के बाद जब इसमें आप देखते हैं, इसको डालने के बाद में आधे घंटे के बाद में इसका कलर कैसे हो जाता है, पहले नीला रहता है, फिर इसका कलर इस तरीके से हो जाता है। लेकिन इसका जो ब्लेड है, पत्ती है, पहले इस तरीके से रहती है, लेकिन बाद में इसके ऊपर देखिए कॉपर की एक परत इसके ऊपर जम जाती है। तो ये यहाँ पे होता है। इसमें देखिए जो इसमें कॉपर सल्फेट होता है, ये कॉपर सल्फेट किस में बदल जाता है, आयरन सल्फेट में यहाँ बदलकर, ये पहले ग्रीन, ये आपका ब्लू था और एक इसमें ग्रीन हो जाता है। और जो ब्लेड आपका जो वाइट या भूरे कलर का था, ये ब्लेड के ऊपर क्या जम जाता है, कॉपर जम जाता है। क्या जम जाता है, कॉपर, और इसका थोड़ा सा रेडिश कलर में दिखाई देने लग जाता है। तो यहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए नया पदार्थ बना, पहले कॉपर सल्फेट था, वो किस में बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर कॉपर, दो चीज़ें बनी, यहाँ पे एक क्या बना आपका आयरन सल्फेट, और इसके ऊपर क्या मिल गया आपको, कॉपर मिल गया। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रहा है, इसी को यहाँ पे रिएक्शन करके यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये रिएक्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, देखिएगा ध्यान से। इसमें देखिए कॉपर जो, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो किस में बदल जाता है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में, और कॉपर जो है ब्राउन कलर का, ये ब्लेड के ऊपर आपका जम जाता है। अब एक दूसरी एक्टिविटी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। एक्टिविटी 6.8 में दिया है, टेक अबाउट 30 स्पूनफुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको एक चम्मच भर के लगभग क्या लेना है, विनेगर लेना है, सिरका। विनेगर को हम क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। आप जानते हैं खट्टा पदार्थ होता है, इसमें एसिड होता है, एस्टिक एसिड। आगे इसको हम ऐड करते हैं, ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। तो आप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में आप क्या करेंगे, पहले विनेगर लेंगे और इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा आपको डालना है। तो पहले इसको देख लीजिए, जिससे आपकी समझ में अच्छा आएगा। आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आप क्या करेंगे, पहले विनेगर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा। विनेगर के बाद में थोड़ा सा पिंच, एक चुटकी इसमें क्या डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे। और उसके बाद एक इस तरीके का सेटअप आप करेंगे, इसके मुंह को बंद करेंगे और इसके मुंह के अंदर से एक पाइप यहाँ पे निकालेंगे। और इस पाइप को आप क्या करेंगे, इसमें देखिए लाइम वाटर, चूने का पानी। चूने का पानी आप जानते होंगे, किसी पानी में जब हम चूने का टुकड़े, जो सूखा चूना होता है, उसको डाल देते हैं, तो इसमें पानी में घुल करके चूने का पानी ऊपर जो है तैरता है। तो उस चूने के पानी में क्या करेंगे, एक नलिका के सहारे, जो यहाँ पे आप क्या करेंगे, विनेगर और बेकिंग सोडा डालेंगे, तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन हो, इसमें कुछ गैस निकलेगा। और एक गैस जो है चल करके कहाँ पे जाएगा, इसको आप लाइम वाटर में, इसका जो है मुंह इसमें डुबो दीजिएगा। यहाँ तक पानी रहेगा लाइम वाटर का, इसमें आपको डुबो देना है। इसके बाद में आपका लाइम वाटर में ये जाएगा, और इसके जो गैस यहाँ पे निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो यहाँ पे आता है। और यहाँ पे होता कि एक बार इसको आप देख लीजिए, तो इसमें जब हम विनेगर और बेकिंग सोडा डालते हैं तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, और इस तरीके से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इस लाइम वाटर में जाती है, तो ये लाइम वाटर को क्या कर देती है, पहले ये ट्रांसपेरेंट रहता है, लेकिन बाद में इसको दूधिया कर देती है, ये मिल्की कर देती है, यानी दूध जैसा ये कलर इसका हो जाता है, दूध की तरह से। पहले ये ट्रांसपेरेंट रहता है, बाद में इसका कलर कैसा हो, दूधिया हो जाता है। तो दूधिया क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आता है, इसको, इस पानी को लाइम वाटर, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देता है, और कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या होता है, दूधिया कलर में होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो इसको हम आगे यहाँ पे रीड करते हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस बेकिंग सोडा डालने के बाद यू वुड हियर हिसिंग साउंड। तो आपको यहाँ पे कुछ हिसिंग साउंड आपको यहाँ पे होगी, एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट। तो आप कुछ बुलबुले यहाँ पे देखेंगे, जो टेस्ट ट्यूब हमने यहाँ पे लिया है बेकिंग सोडा विनेगर डाल के, उसमें कुछ बुलबुले आपको निकलते हुए दिखाई देंगे या सुनाई पड़ेंगे इस तरीके से। आगे देखिए, प्रेस दिस गैस, पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर। तो जो फिगर में आपको दिखाया गया है, उस पाइप के थ्रू आप इसको लाइम वाटर में जाने देंगे, इस गैस को। व्हाट हैपेंस टू द लाइम वाटर, लाइम वाटर के साथ क्या होता है, चूने के पानी के साथ क्या होता है। आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। तो टेस्ट ट्यूब में जो परिवर्तन होता है वो नीचे आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, आप याद रखना, एसिटिक एसिड होता है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। और यहाँ पे देखिए, जो बेकिंग सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो विनेगर और जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा होते हैं, दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और कुछ दूसरे पदार्थ को भी ये बनाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमको क्या देखना है कि यहाँ से इस रिएक्शन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इस रिएक्शन के बाद में क्या निकलता है, यानी विनेगर
और बेकिंग सोडा के रिएक्शन के बाद में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ये हमको यहाँ पे समझना है। आगे देखिए, द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। तो यहाँ पे देखिए जो रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के बीच में, वो आपको यहाँ नीचे इस तरीके से दिया गया है। ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है, लाइम वाटर ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देता है और यहाँ पे पानी आपका बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बनता है, पानी बनता है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया कि यहाँ पे जो विनेगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के यहाँ पे इसके अंदर आता है और इसके अंदर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और फिर एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन इसके बाद में जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है ये, और रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और पानी बनता है साथ में। तो पानी तो इसमें घुल जाता है, लेकिन ये जो कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर होता है, ये इसके कलर को, लाइम वाटर का जो लाइम वाटर होता है, इसके कलर को दूधिया या मिल्की कर देता है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया गया है। आगे देखिए, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर के थ्रू इसको पास करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, व्हिच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जो कि लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की बना देता है। यानी जो दूसरे टेस्ट ट्यूब आपका यहाँ पे दिख रहा है, इस टेस्ट ट्यूब क्या बना देता है, मिल्की बना देता है, दूधिया कलर इसका बना देता है, दूध की जैसा इसका रंग हो जाता है। आगे इसमें हम देखते हैं, द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो दूधिया कलर होता है लाइम वाटर, ये स्टैंडर्ड टेस्ट होता है किसका, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इससे हमें पता चलता है कि विनेगर और जो हमने सोडा, बेकिंग सोडा डाला था, इनके रिएक्शन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे इवॉल्व कर रही है, निकल रही है। यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर बी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी को हम यहाँ पे आगे चैप्टर 10 में पढ़ेंगे कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे ब्रीथिंग आउट से हमारे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो हम लाइम वाटर में अपनी फूंक मारेंगे, अगर लाइम वाटर आपका मिल्की हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे आगे, ऐसा सिर्फ आपको इंडिकेट किया गया है। आगे देखिए, इन एक्टिविटी 6.6 एंड 6.8 यू शा दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज वी आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे देखिए, जो पिछली एक्टिविटी 6.6 थी या 6.8 जो हमने अभी देखा, इन दोनों में कोई ना कोई नया पदार्थ आपका बन रहा है। जैसे हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन देखा था, नीले कलर का था, लेकिन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जब किस सॉल्यूशन में बदल गया, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में बदल गया, तो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन आपका ग्रीन कलर में हो गया, ये हमने देखा। तो यहाँ पे देखिए एक नया पदार्थ बना, कॉपर सल्फेट से क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। लेकिन दूसरे सब्सटेंस में हमने देखा विनेगर और जो आपका सोडा है, इन दोनों के रिएक्शन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बदल करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। तो आप सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, तो एक नया पदार्थ यहाँ बन रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है। इन एक्टिविटी 6.6 द ऐश वाज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड वेयर मैग्नीशियम वाज बर्nt इन एयर। तो एक्टिविटी 6.6 में जो हमने देखा है, वहाँ पे क्या था, जो मैग्नीशियम तार को जो हमने जलाया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ यहाँ पे बना था। इन एक्टिविटी 6.6 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो 6.7 में जो हमने एक्टिविटी में देखा है, यहाँ पे आपका जो आयरन कॉपर सल्फेट था वो आयरन सल्फेट में बन गया और कॉपर में बदल गया। आगे देखिए, बोथ दीज आर न्यू सब्सटेंसेज, और दोनों क्या थे, नए पदार्थ थे। कॉपर वाज डिपॉजिटेड ऑन ए शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन, जो कॉपर था वो शेविंग ब्लेड की, आयरन के शेविंग ब्लेड पे जो है डिपॉजिट हो गया, जमा हो गया था। इन एक्टिविटी 6.8, जो एक्टिविटी 6.8 था, इसमें हमने देखा विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने देखा कि विनेगर और जो आपका ये था बेकिंग सोडा थे, इन दोनों ने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया। व्हिच टर्न लाइम वाटर मिल्की, जिस कार्बन डाइऑक्साइड ने लाइम वाटर को क्या बना दिया, मिल्की। तो मिल्की क्यों बना, क्योंकि जो लाइम वाटर का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो कैल्शियम कार्बोनेट एक नए पदार्थ में बदल गया। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फाउंड इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में जो नया पदार्थ बना है वो क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे CA, कैपिटल C, कैपिटल O3 इस तरीके से लिखते हैं और इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि इस टाइप के जितने भी चेंज होते हैं जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म होता है, उनको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो डिफिनेशन आपको यहाँ पे दिया गया है, चेंज इन व्हिच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से अधिक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। जो हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जनरली नॉन रिवर्सिबल होते हैं।
आगे देखिए, केमिकल चेंजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। केमिकल चेंज हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेज। जितने भी नए पदार्थ बनते हैं कोई किसी न किसी केमिकल चेंज के रिजल्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है वो एक केमिकल चेंज होता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फलों का पकना होता है वो भी एक केमिकल चेंज होता है। फर्मेंटेशन जो होता है ये भी एक केमिकल चेंज होता है। फर्मेंटेशन में आप जानते हैं जो शुगर को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया होती है उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ये आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जो ग्रेप्स होते हैं उसमें, यानी अंगूर के रस से एल्कोहल हम बनाते हैं तो इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। एट्सेट्रा हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। तो ये जितने भी चीज़ें हैपन होती हैं ये बहुत सारे सीरीज, एक श्रेणी केमिकल चेंजेस की एक सीरीज होती है, यानी कई सारे केमिकल चेंजेस होते हैं उसके बाद ये चीज़ होती है। अ मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कोई दवा जो हम खाते हैं उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करा के उस दवा को हम बनाते हैं। तो कई सारे केमिकल रिएक्शंस के बाद में जो आउटकम होता है वो हम एक दवा के रूप में उसका दवा हम बनाते हैं इस तरीके से। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे उपयोगी मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक हो गया या आपका डिटर्जेंट हो गया, ये सभी कैसे बनाए जाते हैं? केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनाए जाते हैं। डिटर्जेंट आप जानते होंगे, जो आपका साबुन या सर्फ होता है जिसका घर में यूज करते हैं उसको हम डिटर्जेंट बोलते हैं। यहाँ देखिए ये सब कैसे प्रोड्यूस होते हैं? केमिकल रिएक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। जो प्लास्टिक हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं ये भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं, इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इंडीड, वास्तव में ज़्यादातर जो, यानी सभी जो नए पदार्थ डिस्कवर किए गए हैं, खोजे गए हैं, वो केमिकल रिएक्शन का अध्ययन करके ही आपको यहाँ पे खोजे गए हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। आगे देखिए, वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। हमने देखा है कि किसी केमिकल चेंज में एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स, जो नए प्रोडक्ट होते हैं, द फॉलोइंग में कंपनी ए केमिकल चेंज। तो नए प्रोडक्ट के साथ में जो केमिकल चेंज होता है उसके साथ कुछ निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, केमिकल चेंज में क्या हो सकता है? हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जांपल, मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पे देखिए, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें हीट निकल सकता है, लाइट निकल सकती है, या उसमें कोई रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकल सकता है, या वो ऑब्जॉर्ब भी कर सकता है केमिकल रिएक्शन में। जैसे जो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, केमिकल चेंज होता है जिसमें लाइट एब्जॉर्ब किया जाता है। आगे देखिए, साउंड में भी प्रोड्यूस्ड। तो इसमें क्या हो सकता है? साउंड आपका प्रोड्यूस हो सकता है। ए चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। तो यहाँ पे देखिए, जो इसका गंध है, जो इसकी सुगंध है वो बदल सकती है या कोई नया गंध इसमें आ सकती है। आगे देखिए, कलर चेंज में टेक प्लेस। इसमें कलर का चेंज हो सकता है। जैसे आपने देखा जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो कार्बन डाइऑक्साइड पास करने के बाद वो कैसा हो गया? मिल्की हो गया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट में बदल गया। आगे देखिए, गैस में भी फॉर्म्ड। तो एक गैस आपका फॉर्म हो सकता है, जैसे कि हमने बेकिंग सोडा और विनेगर को डाला तो एक गैस, नया गैस हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे मिल गया था। आगे इसमें हम रीड करते हैं, लेट अस लुक एट सम एग्जांपल। चलिए हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। नाउसा दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज। तो आप देखिए कि जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है केमिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। तो इसी तरीके से जो कोयले का जलना हो गया, लकड़ी का जलना हो गया, पत्तियों का जलना हो गया, ये सभी क्या होते हैं? केमिकल चेंज होते हैं। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज। इसको अगर हम तथ्य रूप में कहें, इनफैक्ट कहें, तो ये क्या होता है? किसी भी पदार्थ का जलना एक केमिकल चेंज होता है, याद रखना। आगे इसमें देखिए, बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाई प्रोडक्शन ऑफ हीट। जो बर्निंग होता है उसमें हमेशा एक ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। तो कोई भी चीज़ जलता है तो उसके साथ में हमेशा जो है हीट आपकी निकलती है। आगे देखिए, एक्सप्लोशन ऑफ ए फायर वर्क इज अ केमिकल चेंज। एक्सप्लोशन मीन्स होता है विस्फोट, फायर वर्क मतलब जो कोई पटाखा हो गया, इस तरीके के फायर वर्क जितने भी होते हैं दीपावली के टाइम आप देखते होंगे। तो ये जितने भी चीज़ें हैं उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है, ये एक केमिकल चेंज होता है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोशन produces heat, light and sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere। तो हमने देखा जब कोई फायरवर्क या कोई पटाखा हम जलाते हैं तो उसमें एक्सप्लोजन या विस्फोट के बाद में क्या होता है? प्रोड्यूस करता है हीट को, लाइट को और साउंड। देखिए यहाँ पे हीट यानी गर्मी निकलती है, प्रकाश उसमें से चिंगारी निकलती है, और साउंड उसमें बहुत तेज़ी की आवाज़ होती है। और देखिए कुछ अनप्लीजेंट गैसेज का मतलब उसका एक गंध होता है, दुर्गंध भी एक आती है पटाखों को जलाने से। दैट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? पॉल्यूट करते हैं। दैट इज वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायर वर्क्स। तो इसीलिए आपको ये सुझाव दिया जाता है कि आपको फायर वर्क्स से बिल्कुल दूर रहना है, कभी पटाखे को नहीं जलाना होता है।
आगे देखिए व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, जब कोई खाना भोजन होता है स्पॉइल्ड हो जाता है, स्पॉइल्ड होने का मतलब ख़राब हो जाना। इट प्रोड्यूसेज अ फाउल स्मेल, तो ये बहुत बेकार की एक गंध देता है, जिससे बासी खाना हो गया तो ये ख़राब का गंध देता है। सेल भी कॉल दिस चेंज ए केमिकल चेंज, तो क्या इस चेंज को भी हम केमिकल चेंज कहेंगे? तो निश्चित रूप से ये भी आपका एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि केमिकल चेंज में क्या होता है, जो नया पदार्थ बन जाता है और नए पदार्थ का जो गंध होता है उसका स्मेल होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे भी केमिकल चेंज होगा निश्चित रूप से। आगे इसमें रेड करते हैं, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ए स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर इफ़ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमिडिएटली। तो आपने देखा होगा कि जो अगर आप सेब का कोई टुकड़ा काटते हैं और उसका एक स्लाइस, एक उसका छोटा सा टुकड़ा आप उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देते हैं और उसको आप नहीं खाते हैं, तो क्या होता है, इसका जो ऊपर का जो जो स्लाइस होता है उसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाता है। जो आपने काट के रखा हुआ है उसको आप तुरंत नहीं खाएंगे, तो जो कटा हुआ सरफेस है उसका, उसके कलर में क्या होता है, चेंज आ जाता है। तो ये चेंज क्यों होता है? केमिकल रिएक्शन होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बाद में। आगे देखिए, इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर कट ये फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। तो अगर आपने ऐसा एप्पल में कोई चेंज आपने अभी तक नोटिस नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप एक एप्पल को काट करके उसके स्लाइस को आप बगल में थोड़ी देर के रखिएगा, तो उसके बाद में उसके जो कलर में चेंज आएगा वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ ए स्लाइस ऑफ पोटैटो, एक पोटैटो या ब्रिंजल बैगन के साथ या आलू के साथ भी इसी को आप जो है इसके एक स्लाइस को, एक टुकड़े को काट कर आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तो इसके कलर में क्या होगा, एक चेंज आ जाएगा। जो कटा हुआ सरफेस है उसके कलर में एक चेंज आ जाएगा। तो ये चेंज क्यों आता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और इस कारण से इसके कलर में चेंज आ जाता है। आगे देखिए, द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेज इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। तो इन जितने भी कलर में चेंज हो रहा है, किसी भी स्लाइस को हम काट देते हैं, किसी भी फ्रूट को काट के रख देते हैं, तो ये होता है इसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन के कारण चेंज होता है। आर नॉट दीज चेंजेज केमिकल चेंजेज, क्या ये चेंजेज एक केमिकल चेंज नहीं है? तो चूंकि यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, आपको यहाँ बताया कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो किसी भी चेंज में जहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो निश्चित रूप से एक केमिकल चेंज ही होता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड एंड बेस। चैप्टर 5 ने आप एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज किया। इज न्यूट्रलाइजेशन ए केमिकल चेंज, क्या न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल चेंज हो? तो निश्चित रूप से न्यूट्रलाइजेशन आपका एक केमिकल चेंज होता है। आप जानते हैं जो आपका एसिड होता है और बेस होता है, ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो साल्ट जो है एक नया पदार्थ है, वाटर भी एक नया पदार्थ है, एसिड और बेस अलग अलग पदार्थ है, तो इन दोनों के मिलने से एक नया पदार्थ यहाँ पे बन जाता है। तो हम जानते हैं जब किसी भी चेंज में, किसी भी परिवर्तन में एक नया पदार्थ बन जाता है तो एक केमिकल चेंज होता है, तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, एक केमिकल चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया है, प्रोटेक्टिव शील्ड। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है फ्रॉम द सन, इसको हमारे एटमॉस्फेयर में एक मोटा लेयर होता है, इसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन लेयर हमको क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है उससे हमारी पृथ्वी को बचाता है। तो ओजोन लेयर में आज आप देखते होंगे पॉल्यूशन के कारण ओजोन लेयर का जो ओजोन लेयर है उसमें लगातार कमी आ रही है। ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, इसमें जो है खराबी आ रही है, तो इसको हम यहाँ पे रीड करते हैं। तो देखिए, यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ द ओजोन लेयर, आपने ओजोन लेयर के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा। इन आवर एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन व्हिच कम्स फ्रॉम द सन। तो ये हमको क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि सन से आता है उससे हमको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ओजोन एब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन द ऑक्सीजन। तो जो ओजोन होता है इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन को यहाँ पे ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। आगे यहाँ पे देखिएगा, ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। जो ऑक्सीजन होता है वो ओजोन से क्या होता है, डिफरेंट होता है। कैन बी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज, क्या हम जो ब्रेकिंग डाउन होता है ओजोन का उसको हम केमिकल चेंज कह सकते हैं? तो हम केमिकल चेंज इसलिए कह सकते हैं, बिल्कुल इसको कह सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा यस। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो ओजोन लेयर होता है इसमें जो ऑक्सीजन होता है एक दूसरे पदार्थ के रूप में होता है, और जो रेडिएशन के बाद में जो नया पदार्थ बनता है वो आपका दूसरे टाइप का ऑक्सीजन होता है। तो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एक नया पदार्थ बनता है इसलिए इसको हमें केमिकल चेंज कहेंगे। आगे देखिए, इफ़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बेयर नॉट एब्जॉर्ब्ड ओजोन बाई ओजोन, तो अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन के द्वारा नहीं एब्जॉर्ब किया जाता है, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस, तो ये अर्थ के सरफेस पर रीच करेगा, काज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। तो ये हमको, मनुष्यों को और दूसरे जीवों को, जैसे पेड़ पौधे हो गए या जंतु होंगे, उनको ये नुकसान पहुंचा सकता है। ओजोन एक्ट्स एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट द रेडिएशन। जो ओजोन होता है ये हमारे पृथ्वी के ऊपर एक नेचुरल शील्ड का काम करता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारी क्या है, ये अर्थ है, और इस अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में इतनी ऊंचाई पर ओजोन लेयर होता है,
तो यहाँ पे देखिए सन का जो रेडिएशन यहाँ पे आता है, जितना भी रेडिएशन आता है वो रेडिएशन को क्या करता है, ये ओजोन यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लेता है और इस जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है हमारे पृथ्वी पर नहीं आता है। हमारे पृथ्वी पर सिर्फ जो है ठीक ठाक प्रकाश आता है, जो विजिबल लाइट होता है सिर्फ वही आ पाता है। और इस तरीके से हम जो है नुकसान हमको नहीं होता है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, तमाम सारे डिजीज़ को ये काज कर सकता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपने केमिकल रिएक्शंस को जान लिया, केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स को आपको बताए गए हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ेंगे। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।